तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर पर, उसको 5-10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर पर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका ये पीडीएफ है। इसी पीडीएफ से जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला पार्ट तो हम लोगों ने जनरल इन्फॉर्मेशन का दिया था कि टर्म बायोलॉजी लैमार्क ने दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल हैं और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हैं। फिर इंट्रोडक्शन पार्ट वाला था और इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, जिसमें फॉर्म और अपीयरेंस दोनों में क्या होता है, वेरिएशन होता है। लेकिन सेल थ्योरी बताती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी कॉमन बातें भी हैं। जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पाया जाना लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन कैरेक्टर है। लिविंग में सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस भी होता है। फिर सेल थ्योरी ने बताया था कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग फिनोमेना पाए जाते हैं और लिविंग फिनोमेना में दो प्रोसेस एनसीईआरटी में लिखी थी, एक फिजियोलॉजिकल और एक बिहेवियरल। चाहे फिजियोलॉजिकल हो चाहे बिहेवियरल हो, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, फिजिको केमिकल अप्रोच और साथ में सेल फ्री सिस्टम को यूज करना है। फिजिको केमिकल अप्रोच और सेल फ्री सिस्टम को यूज करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि लिविंग फिनोमेना कैसे होते हैं। इसमें इसका मतलब होता है रिएक्शंस को आउटसाइड सेल कराया जाए। और इसका इम्पोर्टेंट मतलब ये आया भी है कि जब फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट या उसकी टेक्निक को यूज किया जाए और क्या समझा जाए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजी को समझा जाए, तो उसी को क्या कहोगे, फिजिको केमिकल अप्रोच कहोगे। और अगर ऐसा किया गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके समझा गया, फिजिको केमिकल अप्रोच का यूज किया, तो इसी को कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जो कि इसी साल 2025 में आया था। एक और बात हम लोग देख लेते हैं, ये भी लिखा था इंट्रोडक्शन चैप्टर में कि हम लोगों को दो चीजें दिखती, लिविंग और नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग है उनको इनएनिमेट कहते हैं, जो लिविंग है उनको एनिमेट कहते हैं। यहाँ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल और यहाँ प्रेजेंस ऑफ सेल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तीन चीजें होंगी। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तीन चीजें होंगी, क्या, एक तो सेल होगा, दूसरा मेटाबॉलिज्म होगा और तीसरा कॉन्शियसनेस होगा। सभी लिविंग में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी ना कहा जाता है कि यदि ऐसी कोई भी चीज, यहाँ लेस मैंने बताया था, लेस देन कंप्लीट सेल होगा तो उसको हम क्या नहीं कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कह सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन चल रहा है, अभी 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद नया पार्सन शुरू कर देंगे। ठीक, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पता ही है। सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार की स्थिति है, या तो सिंगल सेल होगी या तो मेनी सेल। सिंगल सेल तो यूनिसेलुलर और अगर ढेर सारे सेल तो मल्टी। अंतर ये होता है, यहाँ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ये काम की चीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही सेल सारे फंक्शन कर लेती है, जबकि मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग सेल अलग अलग काम करती है। फिर ये तीन साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, इन्होंने टर्म सेल दिया, इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, और इन्होंने 3 सेक्शन काटे थे बॉटल कार्क के, और उसमें माइक्रोस्कोप से इनको हालो स्पेस दिखाई पड़े थे। ये एनसीईआरटी में लिखा है। एंटोन वान लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले देखा था और डिस्क्राइब किया था क्या, लाइफ सेल। हाँ, इसको जरा बेटा करेक्शन कर लेना, भूल गए थे बताना कल। ये 74 कर लीजिए, ठीक, इसको 74। फिर रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस और टर्म दिया था क्या, न्यूक्लियस। ठीक, फिर माइक्रोस्कोप आई, उसका एडवांसमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी और उससे हमको क्या पता चला, स्ट्रक्चरल डिटेल पता चला। राइबोसोम क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। फिर ये एक हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी थी जो मेन चीज थी, तो इसमें केवल 5 क्वेश्चन 6 हमको याद रखने हैं। पहला सवाल ये याद रखना है कि अगर हाइपोथेसिस पूछेगा तो आपसे भी इनका नाम लोगे, लेकिन अगर फार्मूलेट पूछेगा
तो आप दोनों का नाम लोगे, ठीक है। और अगर फाइनल से पूछेगा तो रुडोल्फ विर्को का नाम लोगे। ये 3 क्वेश्चन रट लेना है। तो ईयर आपको याद रखने हैं, 1838 और 1839। 38 में साइंटिस्ट मैथियास स्लाइडेन थे। कौन थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट है तो किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट की। उसमें बताया था कि बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल पाई जाएंगी और उसी से क्या बनेगा? प्लांट का टिश्यू बनेगा। ये बात इनकी है। फिर आ जाओ 1839, साइंटिस्ट बदल गया। कौन सा साइंटिस्ट? कौन सा साइंटिस्ट? तो आंसर देंगे क्या? थियोडोर स्वान। और थियोडोर स्वान क्या थे? पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अभी इन्होंने अपनी नागरिकता बदल ली है, क्या हो गए हैं? जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए। वास्तव में थोड़ा करेक्शन एनसीईआरटी में आया है, पहले ये लिखा था, अब ये लिखा जा रहा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिवीजन वाला पार्ट याद रखिए, इससे एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल आने की उम्मीद है। अब ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा एक दिन पहले का जो पढ़ाया होगा उसको मोटा मोटा देख लेंगे पीडीएफ से। तो थियोडोर स्वान में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात थी कि इन्होंने किसकी स्टडी की थी? एनिमल सेल की स्टडी की थी। और बताया था कि उसमें बाहर क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन, जिसको आज क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन। लेकिन इन्होंने प्लांट में भी देखा जाए तो प्लांट की भी स्टडी की उसमें, लेकिन इनको क्या मिल गया? सेल वॉल। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये किसका कहना है? ये स्वान का। फिर इन्होंने ही हाइपोथेसिस दे दिया। क्या कह दिया? बॉडी आप चाहे प्लांट हो चाहे किसका बना होता है? सेल का। और किसका बना होता है? प्रोडक्ट ऑफ सेल का। फिर क्या हुआ? फिर दोनों लोग मिल गए। दोनों लोग कौन? यही स्लाइडेन और स्वान। और इन्होंने क्या कर दिया? फार्मुलेट कर दिया सेल थ्योरी को। बस इनसे 2 सवाल पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस किस का जवाब इनके पास नहीं था। तो 2 बात, एक तो वायरस की बात नहीं बता पा रहे थे कि वायरस का क्या करें, उसमें तो सेल ही नहीं है। तो कहा ये क्या है? एक्सेप्शन है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा है ये नहीं बता पा रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, हमें उम्मीद है एग्जाम में आ जाएगा। क्या नहीं बता रहे थे? तो ये नहीं बता पा रहे थे कि नई सेल कैसे बनेगी। नई सेल कैसे बनेगी ये बता नहीं पा रहे थे। फिर आए कौन? रुडोल्फ विर्को। और कब आए? 1855 में आए। इन्होंने बताया पहली बार, ये एनसीईआरटी में लिखा, क्वेश्चन पूछेगा, सेल डिवाइड होती है या सेल में डिवाइड करने की क्षमता होती है, ये दुनिया को सबसे पहले किसने बताया? तो आंसर देंगे रुडोल्फ विर्को ने। अब जब डिवाइड होती तो इन्होंने ही एक्सप्लेन किया न्यू सेल कैसे बनती है। कैसे बनती है? सेल डिवीजन से। और इसको इन्होंने सेल लिनिएज कहा। कहा हमेशा जो नई सेल है वो किससे बनती है? पुरानी सेल से बनती है। नई सेल कहाँ से आती है? पहले से मौजूद सेल से आती है। इसी नाते ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कर दिया? सेल थ्योरी जो प्रपोज की गई थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा या उनके द्वारा फार्मुलेट की गई थी, उसको क्या कर दिए? फाइनल शेप में। और क्या नाम दे दिए? सेल डॉक्ट्राइन। अब जब फाइनल शेप में गए तो फाइनल सेल थ्योरी बनी। तो देखो क्या चेंज किया था, ये मैंने उस दिन भी बताया था। ये चेंज है। उन लोगों ने क्या कहा था? प्लांट और एनिमल। इन्होंने क्या कहा? ऑल लिविंग। एक अंतर, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरी चीज इन्होंने जोड़ी, क्या? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। चलिए, तो कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो भी पढ़ेंगे उसको 10-5 मिनट में पुराना रिवाइज कर लेंगे। देखो क्या पढ़ा, मैं गिनती के क्वेश्चन अगर आपको याद दिला दूं तो एक क्वेश्चन हमको याद रखना है, फिजिको केमिकल अप्रोच रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला। ठीक है, कि अगर लिविंग फिनोमेना को समझना चाहते हो तो हमारे पास फिजिको केमिकल अप्रोच होगी और सेल फ्री सिस्टम का हम यूज करेंगे। ठीक, एक अगर ऐसा किया गया तो इसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहोगे। ये तो उसका हो गया। थोड़ा सा हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था, जीएन रामचंद्रन। तो जीएन रामचंद्रन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। कौन सा? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कौन सी प्रोटीन थी? कोलेजन प्रोटीन। एक ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा, किससे मिले थे? लाइनस पॉलिंग से मिले थे और उन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा
प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर दिया था। ये 2 क्वेश्चन केवल आप याद रखिएगा। एक रामचंद्रन प्लाट की बात है, ठीक है, वो भी उनके साइंटिस्ट में लिखा हुआ है। वहां से 3 सेल थ्योरी के गिनती के सवाल हैं। 1838, 1839। 38 में किसका नाम था? 38 में मैथियास स्लाइडेन और 39 में थियोडोर स्वान। एक ने जूलॉजी, एक बॉटनी स्टडी किया, हाइपोथेसिस आई, क्या नहीं बता पाए। नई सेल कैसे बनती है, किसने बताया? रुडोल्फ विर्को ने बताया। कब बताया? 1855 बताया। बात खत्म हो गई। फिर फाइनल सेल थ्योरी आ गई। इतना ही तो पढ़े थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें अब। वो सेल फ्री सिस्टम उसी का पार्ट है भाई। बाहर अगर आप रिएक्शन नहीं कराओगे तो समझोगे कैसे? तोड़ोगे मॉलिक्यूल को तो सेल के बाहर ही तो तोड़ोगे, और सेल के बाहर तोड़ोगे तो सेल फ्री सिस्टम हो ही जाएगा। वो ओवरऑल बात है, लेकिन उसमें मेन क्या है? मेन है फिजिको केमिकल। और इसका मतलब क्या था? फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके हम क्या करें? बायोलॉजी समझें। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों नीट वाले बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। समझना क्या है? बायोलॉजी, और इस्तेमाल किसका करना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, शुरू किया जाए। लास्ट लेक्चर पर देखिए, ये एक लाइन आपको टिक कर लेना है, ये, और ये नाम नहीं भूलना है। ठीक है, ये शब्द आपके काम का है। एक ये याद रखना है। ठीक है, ये बस 2 क्वेश्चन है इनके साइंटिस्ट वाले। एक ये क्वेश्चन याद रखना है, एक ये क्वेश्चन याद रखना। बाकी भाई देखो, पूछने को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसके मूड की बात है। कर लिया बेटा, हाईलाइट कर लिया। एक ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर यहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था और हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था, सेल थ्योरी तक। ठीक है, आज हम ये हेडिंग पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल। एनसीईआरटी में ओवरव्यू ऑफ सेल है। ओवरव्यू का मतलब ये होता है ऊपर ऊपर, मोटा मोटा। मोटा मोटा का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्लास 6th 7th में बच्चा है और आप चूंकि नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे पूछे कि सेल क्या होती है, तो उसको जो आप बताओगे वही है ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब जनरल इंफॉर्मेशन, सेल का अंदर डिटेल नहीं बताना है। तो किसी छोटे बच्चे को सेल में आप जो भी बताओगे अपने छोटे भाई बहन को, वो समझ लीजिए आपको किसमें पढ़ना है? ओवरव्यू में पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरव्यू पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, फिर इससे अंडरलाइन करते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल। पहला सवाल ये है कि अगर हाई स्कूल पढ़े होंगे तो हाई स्कूल या क्लास 7th 8th में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। ओनियन, प्याज की झिल्ली का एक्सपेरिमेंट स्कूल में होता है। किए हो? कहते हैं प्याज लाना तो उसकी झिल्ली उतारी जाएगी, फिर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। वो वास्तव में सेल दिखाने के लिए करते हैं। तो अगर आपको सेल देखना है हाई स्कूल या क्लास 8th के स्टैंडर्ड पर, तो जो स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है उसी एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ की गई है।
कहा जाता है कि जो प्याज की झिल्ली है, ओनियन पील सेल, उसमें जो सेल दिखाई पड़ेगी वही एक टिपिकल स्टैंडर्ड प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल कैसे देखोगे? तो एनिमल सेल में हम लोगों में चीक में अंदर से निकलवाते हैं, चीक को थोड़ा सा हल्का सा खुरचेंगे, उसकी सेल आ जाएंगे। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या? कि जो ओनियन पील सेल है वो क्या है? टिपिकल प्लांट सेल है। और जो ह्यूमन चीक है ये टिपिकल एनिमल सेल है। टिपिकल शब्द का यहां भी कुछ लिखना नहीं बेटा, लिखने का भी टाइम देंगे, आराम से लिख लीजिएगा। टिपिकल शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी बात जो लगभग लगभग सब पर लागू हो, स्टैंडर्ड जो बात होती है। हम यहाँ एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम जनरल बात करेंगे। तो एक सामान्य एनिमल सेल यदि आप देखना चाहते हैं तो क्या देख लीजिए? ह्यूमन चीक सेल देख लीजिए। और अगर सामान्य प्लांट सेल देखना चाहते हैं तो आप क्या देख लीजिए? ओनियन पील सेल देख लीजिए। चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोप में, देखो छोटे बच्चे को क्या दिखाई पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि जब टिपिकल प्लांट सेल को देखोगे, टिपिकल प्लांट सेल को देखोगे तो सबसे बाहर बाहर सबसे बाहर बाहर रिजिड सेल वॉल मिलेगी। लेकिन जैसे ही टिपिकल एनिमल सेल में आओगे, जैसे ही टिपिकल एनिमल सेल में आओगे, बाहर बाहर आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? आउटर मेम्ब्रेन या क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। तो पहला तो अंतर यही मिल गया कि किसी टिपिकल प्लांट सेल में बाहर बाहर क्या मिलेगा? तो कहोगे सेल वॉल मिलेगी। और किसी टिपिकल एनिमल सेल में बाहर क्या मिलेगा? तो सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ये इसकी आउटर बाउंड्री बनाएगी। और ये क्या बनाएगी? आउटर डीलिमिटिंग लेयर। इस डीलिमिटिंग का मतलब क्या है? ये बाहर की सीमा है। तो किसी एनिमल सेल की बाहर की सीमा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और किसी प्लांट सेल की बाहर की सीमा क्या है? सेल वॉल है। तो एक तो अंतर ये हो गया। तो तुरंत आपके मन में बात आएगी, छोटा बच्चा आपसे पूछेगा कि क्या किसी प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी? तो आप तुरंत कहोगे नहीं पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। कहां होगी? इनसाइड सेल वॉल। तो सिर्फ दो अंतर आपको यहां दिख जाने चाहिए। क्या? स्टैंडर्ड टिपिकल प्लांट सेल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्या पढ़ोगे? तो कहोगे हम ओनियन पील सेल पढ़ लेंगे। और टिपिकल एनिमल सेल पढ़ना चाहते हो तो क्या पढ़ोगे? तो कहोगे ह्यूमन चीक सेल पढ़ लेंगे। क्या अंतर हुआ? तो टिपिकल प्लांट सेल में बाहर बाहर रिजिड सेल वॉल मिलेगी, लेकिन टिपिकल एनिमल सेल में बाहर बाहर मेम्ब्रेन मिलेगी। तो वो मेम्ब्रेन प्लांट में क्या नहीं होगी? तो कहोगे होगी। कहां होगी? तो कहोगे सेल वॉल के नीचे होगी। तो किसी प्लांट में दो मिल गए, एनिमल में एक मिल गए। प्लांट में क्या मिल गई? सेल वॉल भी मिल गई और सेल मेम्ब्रेन मिल गई। और एनिमल में सिर्फ और सिर्फ क्या मिल गया? सेल मेम्ब्रेन मिल गया। तो एक तो अंतर हो गया। अब चाहे प्लांट सेल हो और चाहे क्या हो, एनिमल सेल हो, दोनों में कुछ कॉमन बातें भी होंगे। तो देखते हैं क्या कॉमन बातें हैं। एनसीईआरटी में लिखा है ईच सेल,
तो यहाँ जो ईच सेल लिखा है उसका ये बिल्कुल मतलब ना निकाल लेना कि ये सारी सेल के बारे में लिखा है। ये वास्तव में यहाँ प्लांट और एनिमल सेल के बारे में लिखा है। तो ईच सेल यहाँ जनरल प्लांट और एनिमल की बात कर रहा है। तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे क्या हो एनिमल सेल, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, इसको आप चाहे प्लांट सेल मान लो चाहे क्या मान लो एनिमल सेल मान लो। तो कह रहा है कि ईच सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। लोगों ने पूछा भैया ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है क्या, तो बताया गया ये है न्यूक्लियस। फिर लोगों ने पूछा न्यूक्लियस क्या होता है, तो कहोगे ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्रोमोसोम होता है। कहा क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और जेनेटिक मटेरियल के नाम पर क्या मिलेगा, तो आंसर देंगे डीएनए मिलेगा। तो एक जनरल बात है कि चाहे प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो, उसके अंदर क्या मिलेगा, डेंस, जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखना है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नाम न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या है क्रोमोसोम, उसमें क्या है जेनेटिक मटेरियल, के नाम पर क्या है डीएनए। क्लियर यहां तक। तो जैसे आप इसका नाम लोगे वैसे ही सेल दो कैटेगरी की हो जाएंगे। एक होगी प्रोकैरियोटिक सेल और एक होगी यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनने से पहले जो स्थिति है, इसका मतलब है कि ये वो है सेल विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस ना हो उसका नाम प्रोकैरियोटिक। और यू शब्द का क्या मतलब होता है, यू शब्द का मतलब होता है ट्रू, असली, सच, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें असली का न्यूक्लियस पाया जाए उसका नाम क्या कहोगे, यूकैरियोटिक। तो ये क्या है, सेल विद मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। तो विद मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, अंतर क्लियर हो गया। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो तो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें हो उसका नाम यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ये तो हो गया अंतर, तो क्या कोई समानता नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या कुल अंतर ही अंतर होता है, तो कहोगे ऐसा नहीं है। देखो क्या है, चाहे सेल क्या हो, प्रोकैरियोटिक, और चाहे सेल क्या हो यूकैरियोटिक। इस मान लेते ये कोई पर्टिकुलर सेल है, इसमें हमने न्यूक्लियस बना दिया है। अगर न्यूक्लियस बना दिया इसका मतलब ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है। और अगर ना बनाते तो प्रोकैरियोटिक। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, शब्द ही शब्द क्वेश्चन है, इसमें भी करेक्शन किया है। आगे कहीं फ्लूइड लिखा था, अभी करेक्शन एनसीईआरटी में आया, उसको सेमी फ्लूइड किया गया है। क्या पाया जाएगा, तो कहोगे सेमी क्या फ्लूइड क्या मैट्रिक्स। इसी को कहते क्या है, तो इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म।
जैसे आप कहोगे साइटोप्लाज्म, तो बताओ प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक, तो कहोगे दोनों पाया जाता है। एक खास बात, यही अकुपाई कर रहा है। अकुपाई का मतलब भर रहा है क्या? वॉल्यूम ऑफ सेल। क्वेश्चन पूछेगा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट अकुपाई वॉल्यूम ऑफ सेल, तो उसको क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल, यही वो जगह है, एनसीईआरटी में यह शब्द लिखा है, एक बार पूछा भी जा चुका है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ये याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी। चाहे किसमें पूछे, प्रोकैरियोट, चाहे किसमें पूछे, यूकैरियोट, और चाहे प्लांट में पूछे या किसमें पूछे, एनिमल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी यही होती है। क्यों? तो कहोगे एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखिएगा, ये सवाल असर्शन रीजन में आ सकता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट। ये असर्शन रीजन रहता है, हमारी सेल जीवित अवस्था में रहे, उसको जीवित बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? केमिकल रिएक्शन। वो कहाँ होंगे? तो आंसर क्या देंगे? साइटोप्लाज्म में। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में एक तो अंतर आपको मिल गया, क्या? न्यूक्लियस पाया जाए तो प्रोकैरियोट, और न्यूक्लियस ना पाया जाए तो? पक्का? न्यूक्लियस पाया जाए तो यूकैरियोट और ना पाया जाए तो प्रोकैरियोट। लेकिन समानता भी है क्या? चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब काम की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई यूकैरियोटिक सेल है। अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस तो मिलेगा। हम लिखे दे रहे हैं कि मान लेते हैं ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस तो होगा ही, इसको तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस होगा? अच्छा, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, ये तो अभी मैंने पढ़ के आए हैं हम लोग। लेकिन क्या सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही पाया जाएगा? तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अतिरिक्त कुछ और मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इन मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को कहते क्या है? तो इनको कहते हैं ऑर्गेनेल। तो तुरंत रुक जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो कौन सी सेल? तो तुरंत आप कहोगे यूकैरियोटिक। लेकिन अगर एब्सेंट है तो क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अभी तक कितना अंतर पता चला है? अभी तक सिर्फ दो अंतर पता चले। एक पता चला है कि भाई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक, और नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। एक और पता चल गया, क्या? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है तो यूकैरियोटिक, और नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। तो अभी तो दो अंतर मिल गए हैं। जैसे मान लिख देते हैं कि ये तो हो गई यूकैरियोटिक सेल, मान लेते हैं कि कोई क्या है, जरा इसमें बताओ क्या क्या होगा बेटा? तो एक तो इसमें क्या होगा और दूसरा क्या होगा? वो भी कौन से वाले?
मेम्ब्रेन बाउंडेड वाले, और यहां क्या होगा, एब्सेंस होगा। किसका और किसका, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल का। लेकिन क्या सिर्फ अंतर ही अंतर पाए जाएंगे? ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो यूकैरियोटिक में भी हो और प्रोकैरियोटिक में भी हो, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। तो देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में क्या मिलेगा, तो आंसर देंगे क्या, राइबोसोम। राइबोसोम फिर से सुन लेते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम जैसे पढ़ते हैं हमारे दिमाग में केवल अंतर ही अंतर शुरू होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंतर ही अंतर हैं, कुछ कॉमन बातें भी हैं। जैसे चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा राइबोसोम। तो अब हम राइबोसोम के बारे में 4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। राइबोसोम डिटेल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ 2-3 बातें लिखी हैं। जैसे पहला सवाल, राइबोसोम क्या है, तो हम तुरंत कहेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, एक क्वेश्चन। दूसरा, ये किसमें पाया जाता है, प्लांट में कि एनिमल में कि प्रो में कि यू में, तो एनसीईआरटी में देखो लिखा कैसे है, लिखा है प्रेजेंट इन आल सेल। आल सेल लिख दिया, इसका मतलब समझते हो क्या है, आल का मतलब है कि कैरियाट में भी, यूकैरियोट में भी है, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, सभी सेल में पाया जाएगा। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सब में पाया जाएगा, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सब में पाया जाएगा, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, राइबोसोम। अब जब सब में पाया जाएगा तो पाया कहां जाएगा, देखिए, तो तीसरा जो क्वेश्चन है कहां पाया जाएगा, तो कहोगे प्रेजेंट कहां पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जरूर मिलेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म के अलावा कहां पाया जाएगा, तो अलावा देखो और कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन इनसाइड 2, 2 ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाएगा। और वो 2 ऑर्गेनेल बेटा कौन से हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्या, क्लोरोप्लास्ट। बस क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट में, तेरा आराम से बताना, जल्दी ना करना। राइबोसोम कहां पाया जाता है, तो कहोगे सभी सेल में। सभी सेल में कहां पाया जाता है, तो कहोगे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में तो सभी सेल में मिलेगा, लेकिन जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे वैसे क्या प्रोकैरियोट बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में तो है नहीं। तो प्रोकैरियोट में केवल कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। हाँ, यूकैरियोट में कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा और 2 ऑर्गेनेल में भी मिलेगा। और देखो कहां पाया जाता है, कहा, प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली कौन सा, तो RER। अब ध्यान से सुनिएगा, राइबोसोम कहां पाया जाता है, तो पहला आंसर आल सेल। फिर सवाल आता है राइबोसोम कहां पाया जाता है, तो आंसर दोगे साइटोप्लाज्म। यहां भी आल सेल लगा है, साइटोप्लाज्म ऑफ आल सेल। लेकिन राइबोसोम पाया जाता है इनसाइड 2 ऑर्गेनेल। क्या ये बात आल सेल पर लागू है, ये बात आल सेल पर लागू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कहां मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे।
तो जब इसका मतलब ये बात किस पर लागू है, यूकैरियोटिक पे लागू है। और कहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है। क्या ये बात भी सब पर लागू है? कहोगे नहीं, ये बात भी सब पर लागू नहीं है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहाँ मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहाँ मिलेगा, ये यूकैरियोटिक में मिलेगा। तो अब आराम से बताएंगे, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में राइबोसोम कहाँ है? तो कहोगे साइटोप्लाज्म में है, या हो सकता है सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ मिल जाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर एनिमल सेल में कहाँ है? आराम से बताएंगे, एनिमल सेल में, किसी एनिमल सेल में राइबोसोम कहाँ 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 है? तो देखो हम बता रहे कहाँ कहाँ है। राइबोसोम पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन क्या नहीं होगा, एनिमल सेल में कहाँ होगा? तो अगर एनिमल सेल में पूछेगा तो कहाँ 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 बताओगे? साइटोप्लाज्म बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया बताओगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर प्लांट सेल में पूछेगा तो साइटोप्लाज्म भी बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी बताओगे, क्लोरोप्लास्ट भी बताओगे और ईआर। और अगर बैक्टीरिया में पूछेगा तो यहां बताओगे केवल। तो जल्दी ना करिएगा, थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। राइबोसोम कहां पाया जाता है? तो आप कहोगे सर पूछ किस में रहे हो, चलो बताओ, बैक्टीरिया में, तो साइटोप्लाज्म या उसकी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ। अच्छा, एनिमल सेल में कहां पाया जाएगा? तो साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी। अरे भैया क्लोरोप्लास्ट ही वहां नहीं है, तो कहां होगा? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, और कहां? ईआर पर। अच्छा, प्लांट सेल में कहां होगा? तो सब बताओगे, साइटोप्लाज्म भी बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी बताओगे, क्लोरोप्लास्ट भी बताओगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बताओगे। तो ये ध्यान रखोगे, जल्दी नहीं करोगे वरना सवाल गलत हो जाएगा। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सभी सेल में पाया जाता है? आंसर क्या दोगे? राइबोसोम। लेकिन सभी सेल में कहां 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 पाया जाएगा, इसके आंसर क्या है? अलग अलग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, कैसा है? तो क्या दुनिया में अकेले यही नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है? तो कहोगे नहीं, कुछ और लोग भी हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं। तो जो कुछ और हैं वो कौन कौन से, जरा देख लो। तो एक है सेंट्रोसोम, कहो या क्या कहो, सेंट्रियोल। ये भी क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। किसमें पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा? तो कहोगे इन एनिमल सेल। अभी आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप आराम से बताइएगा। इन एनिमल सेल ये किसमें मदद करता है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ये सेल डिवीजन में मदद करता है। तो आराम से बताएं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, सिर्फ राइबोसोम दोगे, कोई दिक्कत? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो फिर आंसर राइबोसोम ही दोगे। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तब राइबोसोम के साथ क्या दे दोगे? सेंट्रोसोम। जल्दी नहीं करेंगे। होता क्या है, एग्जामिनर ऐसे ही छोटी छोटी बातों में आपको फंसाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया, राइबोसोम, कोई डाउट तो नहीं है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल, तो फिर आंसर क्या दोगे? राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बेटा फैन चला लो, अखिलेश। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में कौन सा? राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्लांट में कौन सा? राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एनिमल में कौन सा? तब राइबोसोम के साथ आप क्या जोड़ दोगे? सेंट्रोसोम जोड़ दोगे। तो अब ओवरऑल देखते हैं कंक्लूजन। परेशान ना होना, अभी जो पढ़ाएं उसको रिवाइज कर देंगे जो लोग अभी आए हैं, ठीक है? ये बताओ,
जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो दो कैटेगरी के हैं। एक कौन से हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस जिसमें मेम्ब्रेन ना पाई जाए। जरा बताओ कौन कौन सा नाम लिख दे बेटा। तो एक सबसे बढ़िया सुंदर नाम क्या लिखोगे? राइबोसोम। अभी दूसरा नाम एक और मिल गया, सेंट्रोसोम कहो चाहे। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में ना मिले तो क्या करोगे? क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि नॉन मेम्ब्रेनस का नाम बताओ और ये दोनों ऑप्शन में ना मिले तो देखो क्या मिलेगा। अगर ये ना मिले तो आप ये लगाइएगा, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये भी क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस। लेकिन ये तभी लगाओगे जब ये दोनों ना मिले। अच्छा ये तीनों ना मिले तो भी तो कुछ करेंगे। तो अगर तीनों ना मिले, एक बार सवाल आया है ये तीनों गायब थे, तो अगर ये नहीं मिलेगा तो आंसर आप दीजिएगा क्रोमोसोम। जो क्वेश्चन आया था उसमें ये आंसर था। क्वेश्चन पूछा था नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बताओ, और न ये था न ये था न ये था, तो दिया क्या था? क्या दिया था? क्रोमोसोम। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछेगा नॉन मेम्ब्रेनस के नाम बताओ, सबसे बढ़िया आंसर ना मिले, ना मिले और वो भी ना मिले। क्लियर? और कुछ ना मिले तो छोड़ देना, घर चले आना। अब इधर आ जाओ, मेम्ब्रेनस। अगर आपसे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल पूछे तो लंबी लिस्ट है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन पाया जाए, तो जिसपे मेम्ब्रेन पाया जाएगा वो दो कैटेगरी के होते हैं। या तो क्या होगी? सिंगल मेम्ब्रेन, और या तो क्या होगी? डबल मेम्ब्रेन। यही दो तो विकल्प हैं। सिंगल मेम्ब्रेन वाले जरा बता डालो बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन वाले एग्जांपल। तो देखो सबसे पहले आप याद रखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो नंबर पर याद रखोगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीन नंबर पर याद रखोगे लाइसोसोम। फिर याद रखोगे वैक्यूल। और फिर याद रखोगे माइक्रोबॉडीज। और दो माइक्रोबॉडीज हैं, एक का नाम है ग्लाइऑक्सीसोम और एक का नाम है परऑक्सीसोम। इतने नाम है किसमें? सिंगल। अब जरा डबल वाले में बता दो बेटा। डबल वाले में तीन नाम है केवल। सबसे बढ़िया नाम न्यूक्लियस, दूसरा नाम माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये जान लीजिए, पेपर उठा के देखिएगा, इतने में से कुछ न कुछ एग्जाम में आ ही रहा है। अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कितने सवाल पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले बताओ नॉन मेम्ब्रेनस में कौन कौन है? राइबोसोम सबसे बढ़िया आंसर है। फिर सेंट्रोसोम कहिए, बात एक ही है। और फिर न्यूक्लियोलस। और ना मिले तो, जब ना मिले तब क्रोमोसोम लगाना, पहले मत लगा देना, ठीक? फिर आएगा मेम्ब्रेनस जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाए। तो अगर एक मेम्ब्रेन होगी तो सिंगल मेम्ब्रेन, और अगर दो होंगे तो डबल मेम्ब्रेन। एक वाले में कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ठीक है। और फिर माइक्रोबॉडीज, उसमें ग्लाइऑक्सोसोम और परऑक्सीसोम। अब इधर आ जाओ डबल। डबल में कौन से है? सबसे बढ़िया आंसर न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आराम से बताना, जल्दी ना करना। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इन
एनिमल सेल, तीनों दोगे। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाल इन एनिमल सेल, तो अगर एनिमल में कहा तो सिर्फ इतना दोगे। अच्छा, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल है तो 1 2 3 तीनों दोगे। डबल मेम्ब्रेनस इन बैक्टीरिया कोई है ही नहीं, सिंगल मेम्ब्रेनस इन बैक्टीरिया कोई है ही नहीं, तो जल्दी में नहीं पढ़ेंगे, ये सब रटा तो है आप लोगों को, क्वेश्चन जरा चेंज होगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जरा 2 क्वेश्चन हमको यहां बता दीजिए, इतने सारे ऑर्गेनेल में से सबसे छोटा कौन है? राइबोसोम, और सबसे बड़ा तो सबसे बड़े में बड़ा कंफ्यूजन है क्या? सबसे बड़ा या तो आंसर आपको न्यूक्लियस मिलेगा और या तो वैक्यूल मिलेगा। क्यों? अगर प्लांट सेल में पूछ लिया तो प्लांट सेल में बड़ी सी वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में बड़ी सी वैक्यूल नहीं होती है, तो एनिमल सेल में क्या आंसर हो जाएगा? न्यूक्लियस। तो 2 क्वेश्चन रट लेना है क्या, जरा बताओ। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? इसमें कोई डाउट नहीं है। और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल अब बताओ, तो 2 आंसर दोगे, एक दोगे न्यूक्लियस और एक दोगे क्या? वैक्यूल। बस याद रखना न्यूक्लियस किसमें आंसर लगाओगे? एनिमल में आंसर लगाओगे, और वैक्यूल किसमें आंसर लगाओगे? प्लांट में। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल आप प्लांट अगर आपसे पूछेगा तो क्या लगाओगे? वैक्यूल। और अगर एनिमल पूछ लिया तो आप न्यूक्लियस लगाओगे, ठीक। चूज नहीं करवाएगा एग्जामिनर, जान लीजिए। थोड़ा बैक में चलते हैं, काफी कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर किसी छोटे बच्चे से या किसी से पूछा जाए कि टिपिकल प्लांट सेल कौन सी है, तो टिपिकल प्लांट सेल के नाम पर हमको मिलेगी ओनियन पील सेल, ये प्याज की झिल्ली वाली सेल है। और टिपिकल एनिमल सेल कौन सी है? ह्यूमन चीक सेल। एक क्वेश्चन, इनमें अंतर क्या है? तो किसी प्लांट सेल में बाहर बाहर सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल मिलेगी एज ए आउटर बाउंड्री, लेकिन एनिमल सेल में बाहर क्या मिलेगी? और वही क्या बनाएगी? डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। ये शब्द याद रखिएगा, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या सेल मेम्ब्रेन यहां नहीं पाई जाएगी? तो कहोगे पाई जाएगी। कहां? तो कहोगे सेल वॉल के नीचे। चलो आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, चाहे इसको आप प्लांट मान लो, चाहे इसको आप एनिमल मान लो। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा, ईच सेल हैव डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। बस उस डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। उसके नाम पर क्या पाया जाएगा? डीएनए। वापस आ जाओ। सेल 2 कैटेगरी की। सेल में यदि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक। फिर आगे देखते हैं। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे, एनसीईआरटी में से लिखा है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में क्या पाया जाएगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स नाम। ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ सेल, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ सेल नाम क्या? और ये तो इंपॉर्टेंट है, यही वो जगह है मेन एरिना। एरिना का मतलब एरिया होता है। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और चाहे प्रो हो चाहे यू हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिससे सेल क्या रहती है? लिविंग स्टेट में। कोई दिक्कत तो नहीं आती? बिल्कुल क्लियर। फिर आ जाए, मान लेते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल है तो पहली चीज क्या पाई जाएगी? दूसरा और क्या होगा?
क्या सेल में सिर्फ इतने दो चीजें पाई जाएंगी? तो कहोगे नहीं। क्या होगा? सेल में न्यूक्लियस के अलावा भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। नाम? ऑर्गेनेल। जैसे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, दुनिया भर के हैं, सबके नाम आगे लिखे हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं, वापस आ जाओ। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंतर की बात करेंगे तो न्यूक्लियस का पाया जाना, सेल ऑर्गेनेल का पाया जाना किसकी पहचान, और ना पाया जाना किसकी पहचान? प्रोकैरियोटिक। लेकिन क्या अंतर ही अंतर होंगे? क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कुल अंतर ही अंतर भरे होंगे? तो कहोगे ऐसा भी नहीं है, सिर्फ अंतर अंतर नहीं होंगे, कुछ कॉमन बातें भी होंगे। जैसे राइबोसोम का पाया जाना, और दोनों में साइटोप्लाज्म भी तो है बेटा, नहीं है? चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों में क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। फिर आगे देखते हैं, राइबोसोम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ न कुछ आ सकता है। जितना यहाँ लिखा है ये जनरल लिखा हुआ है, राइबोसोम के अंदर हम लोग अभी नहीं गए हैं, वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इस बार एक क्वेश्चन राइबोसोम से नीट में आया था। क्या? राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, पहला सत्य, किसमें पाया जाएगा? ऑल सेल। ऑल का मतलब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट और एनिमल। कहाँ पाया जाएगा? सेल के अंदर। तो सबसे बढ़िया आंसर आप कहोगे साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, लेकिन सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं है। कहाँ है? दो ऑर्गेनेल के अंदर है। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जरा बताओ कौन सा ऑर्गेनेल है जो दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है? जो दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता हो तो उसका आंसर क्या दोगे? इस तरह से एक सवाल बनाया हुआ है, बच्चे पहचान ले गए थे, कर रह गए थे। क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था, कहा था बताओ इसमें से कौन ट्रू ऑर्गेनेल नहीं है, विच इज नॉट ट्रू ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम आंसर था। राइबोसोम ट्रू ऑर्गेनेल नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद दूसरे के अंदर पाया जाता है एक तो, और मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। तो नॉट ट्रू ऑर्गेनेल अगर आएगा, मैं यहां बॉक्स में लिखे दे रहा हूं, अगर आएगा नॉट ट्रू ऑर्गेनेल, अगर आपसे पूछेगा तो क्या आंसर दे देना? राइबोसोम आंसर दे देना, ठीक। हाँ, और कहां पाया जाएगा? तो कहोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। बस यहां 3 सवाल बनेंगे। बताओ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहां है? बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहां है? तो कहोगे सीधे कहां पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है। अच्छा बताओ एनिमल सेल में राइबोसोम कहां है? तो साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया पर भी होगा और ईआर भी होगा। अच्छा प्लांट सेल में कहां है? तो साइटोप्लाज्म में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी और एंडोप्लाज्म में। तो ये अंतर आप याद रखोगे कि राइबोसोम है कहां। प्लांट में पूछ रहा है कि एनिमल में पूछ रहा है कि बैक्टीरिया में पूछ रहा है। बैक्टीरिया में क्या लगाओगे? केवल साइटोप्लाज्म। प्लांट में क्या लगाओगे? सब लगा दोगे। और एनिमल में किसको छोड़ दोगे? क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दोगे। अच्छा ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो क्या दुनिया में अकेले यही हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस हैं? तो कहोगे नहीं, इनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस हैं, जैसे या सेंट्रियोल, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बस कहाँ हैं और किसमें काम आते हैं? सेल डिवीजन। अभी आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल अपरेटस बनता है, उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? ये सेंट्रियोल इन्वॉल्व होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जितना यहां लिखा अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। सेल ऑर्गेनेल 2 कैटेगरी के होते हैं, एक कौन सा, दूसरा कौन सा? मेम्ब्रेनस। नॉन में बढ़िया नाम, और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। ना मिले तो क्या विचार करें? और ये भी ना मिले तो क्रोमोसोम वगैरह विचार कर सकते हैं, ये पहले विचार ना करना, ठीक। फिर आएगा मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस में 2 कैटेगरी, या तो सिंगल या तो डबल। सिंगल में देखो कितने हैं, तो सबसे पहला नाम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल, फिर माइक्रो, और माइक्रोबॉडीज में ग्लाइएक्सेसोम और पैराक्सेसोम। डबल में आ जाओ, पहले न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट। बस जल्दी ना करना, डबल में बताओ। एनिमल में, एनिमल सेल में डबल कौन है? तो एनिमल सेल में डबल केवल दो ही हैं, कौन? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल में डबल कौन है? तो न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट। पर इतने गलती होगी आपसे, यही जल्दी ना करना, यही एग्जामिनर आपसे फंसा लेगा। डबल इन सेल, तो डबल इन जब सेल कहा है तो न प्लांट कहा ना एनिमल कहा, आप सब बताओ। लेकिन जैसे डबल इन एनिमल सेल कहा, आपने ये लगा दिया, तुरंत आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डबल इन एनिमल कौन? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब में सबसे छोटा, इन सब में सबसे छोटा राइबोसोम, और इन सब में सबसे बड़ा, तो ऑप्शन या तो न्यूक्लियस या तो वैक्यूल लगाओगे। सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन है? राइबोसोम। सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियस और वैक्यूल। कौन ट्रू ऑर्गेनेल नहीं है? कौन सा? राइबोसोम। एक क्वेश्चन और है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सेल ऑर्गेनेल की संख्या कम कर देता है? ऑर्गेनेल दैट रिड्यूसेज नंबर ऑफ ऑर्गेनेल इन सेल, राइबोसोम। तो वो लाइसोसोम होगा। क्यों? लाइसोसोम का काम है जो थोड़ा कमजोर या खराब सेल ऑर्गेनेल हो उनको क्या कर देना? तोड़ देना। तो ये स्पेशली आप रट लीजिएगा। ऑर्गेनेल दैट रिड्यूस नंबर ऑफ ऑर्गेनेल, तो क्या आंसर दोगे? एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप रट लीजिए, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं? मैक्सिमम एंजाइम, सबसे ज्यादा एंजाइम किस सेल ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं? तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप रट लेंगे। ये सब कभी कभी आए हुए सवाल हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम, आंसर देंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा एंजाइम, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम यही तो पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस वाले तो बाहर पाए जाएंगे, क्रेब साइकिल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इतनी लंबी चेन चलती है, वो ढेर सारे एंजाइम कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किस सेल ऑर्गेनेल में सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं? तो आंसर हम लोग क्या देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बार आप लोग जरा पढ़ लीजिए पैराग्राफ, फिर हम आपको पढ़ाते हैं। यहां से लेकर के यहां तक पढ़िएगा, इस जगह तक। फिर ये अभी मैंने नहीं बताया, जो अंदर बॉक्स में लिखा है अभी आपको बताएंगे। यहां तक पढ़िए।
हो गया, सब लोगों ने पढ़ लिया। चलो अब हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं कुछ। ओनियन सेल क्या है? टिपिकल प्लांट सेल। एक क्वेश्चन तो यही मिल गया। इसमें क्या पाई जाएगी? डिस्टिंक्ट सेल वॉल या रिजिड सेल वॉल। कैसे पाई जाएगी? आउटर बाउंड्री की तरीके से। उसके नीचे क्या होगा? तो कहोगे सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। फिर सेल ऑफ किसकी? इसमें क्या मिलेगा? आउटर मेम्ब्रेन एज ए डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। तो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर प्लांट सेल में कौन सा है? ये तो एनिमल में है ना, प्लांट में सेल वॉल हो जाएगा। जो सीमा बांधे, जो ये बताए कि ये सीमा है, लिमिट है आपकी, जो आपको लिमिट बताए। तो यहां डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन है? मेम्ब्रेन। और यहां कौन है? यहां सेल वॉल हो जाएगी। एक बात कह रहा है इनसाइड ईच सेल। बेटा ईच सेल और ऑल सेल में अंतर है। यहाँ ईच सेल का मतलब प्लांट और एनिमल की बात कर रहा है, ये प्रोकैरियोटिक को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है। अंदर क्या पाया जाएगा? हाईलाइट करो, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। नाम उसका क्या होगा? न्यूक्लियस। उसमें क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम। उसमें क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। कौन सा? डीएनए। बात खत्म। फिर ये देखो ऐसी सेल, इसमें हो हैब लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, तो क्या कहोगे? यूकैरियोटिक। और ऐसी सेल जिसमें ना हो, लैक का मतलब एब्सेंट, ना हो, तो क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक विकेट में एक अंतर है हैब और लैक का। हैब मेम्ब्रेन बाउंडेड कि लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड? हैब तो यूकैरियोटिक और लैक तो प्रोकैरियोटिक। फिर देखो चाहे क्या हो, चाहे क्या हो, क्या लिखा है आगे? बोथ। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे, ये टिक कर लो। क्या पाया जाएगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। कहोगे क्या? साइटोप्लाज्म। क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा किसको? वॉल्यूम ऑफ सेल। ये पॉइंट टिक कर लो। ये या इंपॉर्टेंट लिख लो, या इंपॉर्टेंट लिख लो। साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरिना है किसका? सेलुलर एक्टिविटी का। किसमें? किसमें है? तो चाहे क्या हो प्लांट और चाहे क्या हो एनिमल। क्यों? तो ये टिक कर लो, ये टिक कर लो। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। और क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट। आगे देखते हैं। कह रहे हैं न्यूक्लियस के अतिरिक्त, बिसाइड द न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के अलावा, यूकैरियोटिक सेल में कुछ और क्या पाए जाएंगे? मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। कुछ और मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। नाम क्या होगा? ऑर्गेनेल होगा। जैसे अब जैसे बहुत सारे नाम दिए हैं, ईआर है, गाल्जी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी वैक्यूल, ईटीसी। ये लिस्ट नहीं रटना है आपको। यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड पाया जाएगा। और प्रोकैरियोटिक में क्या लिखा है? मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं। तो ये शब्द आपके काम का है, नहीं पाया जाएगा। ये पॉइंट टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको सवाल दिखाएंगे। राइबोसोम क्या है?
नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। एक क्वेश्चन, कहाँ पाया जाएगा? हाईलाइट करना बेटा, हाईलाइट करते रहिएगा। कहाँ पाया जाएगा? आल सेल। अब आल का मतलब चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में चाहे प्लांट हो और चाहे क्या हो, एनिमल। सेल के अंदर क्या लिखा है? विद इन द सेल। सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे सब ऐसा लिखा मिलेगा आपको। विद इन द सेल राइबोसोम कहां पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। लेकिन आल्सो कहां पाया जाएगा? तो कहोगे दो ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाएगा। कौन से? बस वो किसमें होगा और किसमें? एज वेल एज कहां होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहां कहां मिला बेटा? कहां कहां मिला? तो साइटोप्लाज्म में मिला, दो ऑर्गेनेल के अंदर मिला, कहां? क्लोरोप्लास्ट, और कहां? माइटोकॉन्ड्रिया, और कहां? लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो फिर से हमको क्या मिला? क्या मिला? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। नाम क्या है? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी कह सकते हो। और किसमें काम आता है? तो आंसर क्या देंगे? सेल डिवीजन। ये एनसीईआरटी में ऐसे नहीं लिखा, लेकिन इसे लिख दिया है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्या लिखा है? एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, एक होते हैं मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहो चाहे मेम्ब्रेन बाउंड कहो, जिसमें मेम्ब्रेन ना हो जिसमें मेम्ब्रेन हो। बस नॉन मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल बताओ। तो सबसे बढ़िया आंसर सेंट्रियोल, या और ना मिले तब। और मेम्ब्रेन में क्या है? तो भाई या तो सिंगल वाला या तो डबल वाला है? अरे वो कामा लग गया है, कोई बात नहीं, वो एक ही चीज है। यहां ऐसे कर दीजिए, ऐसे। डबल मेम्ब्रेन की बात करो चाहे सिंगल। सिंगल में देखो सबसे बढ़िया नाम, फिर और फिर माइक्रोबाइज में ग्लाइऑक्सिसोम और पैराक्सिसोम। अब डबल में तीन नाम, एक या प्लास्टिड भी कह सकते हो, और एक कौन सा? न्यूक्लियस। कोई दिक्कत तो नहीं आता, बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो सवाल आए हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 46। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान सवाल है। क्या आंसर बताओ? ऑल आर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल एक्सेप्ट पूछा है, तो किसको छोड़ दो? राइबोसोम को छोड़ दो, बात खत्म। चलो अच्छा अगला देखो। अब यहां एक में तीन तीन चार चार नाम लिखा है। तो देखो तीन ऑप्शन में राइबोसोम दिया है, तो जहां जहां राइबोसोम दिया होगा वहां ये लगा सकते हो। तीन तो हो गए गलत, तो चारों तो गलत होंगे नहीं, तो कौन सा सही है? चौथा। कौन कौन? लाइसोसोम, गाल्जी एपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा और दिखाते हैं, एक ये सवाल है, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। 19 नंबर देखो, तो सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन सा है? क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। इसका मतलब इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं,
या तो स्टेटमेंट में लिखे मिल जाएंगे या इस टाइप से सिंगल क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो थोड़ा सा बैक चलते हैं। इस जगह तक हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ 3 शब्द लिखे हैं, क्या लिखा है? और प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। जरा 3 शब्द पहले देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखो, एक शब्द है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। इन तीनों में अंतर जरा समझ लीजिए क्या है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल बेटा सबसे बाहर क्या पाया जाएगा? उसके नीचे नीचे क्या मिलेगा? उसके अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? अंदर 2 चीजें मिलेंगे। एक हमको न्यूक्लियस मिलेगा, और यहां कुछ भरा भी तो होगा। क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा बेटा, 3 शब्द आपके पास है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। पहला सवाल है साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म में तो कोई डाउट नहीं, एक लाइन की डिफिनीशन है, अभी बताएं, बताओ साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। याद आया? साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अभी मैंने ताजा ताजा बताया। अब सवाल यह कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लास्ट क्या है, यही क्लियर है। देख लो जरा, अगर साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस ले लिया जाए, अगर साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस ले लिया जाए तो इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कहोगे साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अच्छा, तो फिर प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो बस इसके साथ सेल मेम्ब्रेन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो कहो कि जब प्रोटोप्लाज्म के साथ क्या ले लिया जाए? चलो आराम से बताओ। आपके पास 3 शब्द हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट। क्या है अंतर? साइटोप्लाज्म क्या है? तो ये साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी साइटोप्लाज्म में क्या ले लिया जाए तो क्या कह दोगे? क्या कह दोगे? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के साथ क्या ले लिया जाए? सेल मेम्ब्रेन ले लिया जाए तो क्या कह दोगे? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कहोगे साइटोप्लाज्म ही है, बस क्या ले लो? न्यूक्लियस। और ये क्या है? तो कहोगे प्रोटोप्लाज्म है, बस क्या ले लो? सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे भी तो कह सकते हो कि अगर सेल वॉल हटा दी जाए तो क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म बचेगा कि प्रोटोप्लास्ट बचेगा? आराम से बताओ। सेल वॉल हटा दी जाए तो क्या बचेगा? हटा ही देते हैं।
हट गया। अब बताओ क्या बचा है? आया हुआ सवाल है, अभी पीछे दिखा रहे थे, उसी पेज नंबर पे चलो जरा। लाओ हम बताएं कितने नंबर सवाल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पेज नंबर 46 पर, 46 पर 16 नंबर सवाल। सेलवाल हटाओगे तो क्या बचेगा? किसी प्लांट सेल से सेलवाल हटा दोगे तो उसको क्या कहोगे, ये तो पूछा है, क्या कहोगे? तो जैसे सेलवाल हटाया वैसे क्या बचा? प्रोटोप्लास्ट बचा। क्लियर करते हैं, वापस लिख देते हैं इसको। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट डाउट तो नहीं? बिल्कुल क्लियर। सेलवाल क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लास्ट क्या है, ठीक है? क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइटोप्लाज्म वही क्या होती है, बहुत सारी सेलुलर रिएक्शन होती है जो सेल को क्या रखती हैं, जिंदा रखती हैं। सेल को जिंदा रखने वाली रिएक्शन कहाँ होती हैं? तो आंसर क्या देंगे, साइटोप्लाज्म। चलो थोड़ी सी बातें और बची हैं। ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी में लिखा है कि सेल का जो साइज है, अभी बेटा उसको पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी एनसीईआरटी में उसमें जो नोट्स में लिखा है, अभी उसको अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर एक साथ कर लेंगे। सेल की जो साइज है और सेल का जो शेप है, ये एक जैसा नहीं होता है। डिफरेंट टाइप के सेल के साइज और डिफरेंट टाइप के सेल के शेप डिफरेंट होते हैं। क्यों? अलग अलग क्यों होते हैं? काम अलग अलग है भाई, सबका काम अलग अलग है। तो अगर सबके काम अलग अलग हैं, सबके फिजियोलॉजिकल फंक्शन अलग अलग हैं, तो क्या एक जैसे हो सकते हैं? भाई सबके काम अलग अलग होंगे तो शकल सूरत क्या होगी, अलग अलग होगी। तो डिफरेंट किस में आया है, फंक्शन में। इसी नाते साइज में भी अंतर है और शेप में भी अंतर। साइज का देखते हैं, जैसे सबसे पहला सवाल, सबसे छोटी सेल कौन सी? तो आंसर देखिए दो मिलेंगे, एक मिलेगा पी लो, अगर ये नहीं मिलेगा क्योंकि इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर और इसका पॉइंट है 0.3। तो जरा बताओ छोटा कौन है? एनसीईआरटी में लिखा ये है, ये सही है तब तक जब तक क्या नहीं है, पीपीएलओ। अब ये पीपीएलओ क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, अभी कुछ लिखिएगा नहीं। क्या फुल फॉर्म है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हुआ क्या कि जिन लोगों को निमोनिया होती थी उसमें ज्यादातर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते थे, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी। लेकिन कुछ कैटल में निमोनिया हुई और वहां बैक्टीरिया मिला, तो लेकिन ऐसा बैक्टीरिया मिला जिसमें सेलवाल ही नहीं थी। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेलवाल नहीं थी, कहा गया ये पीपीएलओ है। अब उन्हीं का नाम बदल के माइकोप्लाज्मा। तो ये एक ही चीज है, जो निमोनिया करने वाले बैक्टीरिया हो लेकिन क्या ना हो, सेलवाल ना हो, उनका नाम माइकोप्लाज्मा या क्या कहोगे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? तो प्लूरल निमोनिया हुई थी, तो प्लूरल निमोनिया में खोजे गए थे, तो नाम इनका क्या पड़ गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो सबसे छोटा कौन है बेटा? तो वैसे बेस्ट आंसर तो ये है, लेकिन अगर ये ना मिले तो, और एग्जामिनर कभी चूज नहीं करवाएगा, और चूज करवाएगा तो आप ये लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका साइज 0.1 है और इसका साइज 0.3 है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बताओ, तो भी आंसर क्या मिलेगा, माइकोप्लाज्मा या क्या मिलेगा, पीपीएलओ।
तो भैया सबसे छोटी की बात हो गई है, तो सबसे बड़ी की बात नहीं होगी। अकेली सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे। एग ऑफ ऑस्ट्रिच याद रखेंगे। दो क्वेश्चन और हैं। लॉन्गेस्ट अगर लॉन्गेस्ट एनिमल सेल पूछ लेगा क्या कहोगे? लेकिन अगर कहीं पूछ लिया लॉन्गेस्ट, तो आप आंसर देंगे क्या देंगे? फ्लोएम फाइबर। फिर आएगा आरबीसी का साइज कितना है? तो 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। 3 क्वेश्चन और हैं यहां। देखिए बेटा, एग्जाम में जल्दी ना पढ़िएगा। अगर ये लिखा मिल जाए टिपिकल बैक्टीरिया, तो ये एनसीईआरटी में लिखा है ये 1 से 2 माइक्रोमीटर है। लेकिन अगर टिपिकल ना मिले, सिर्फ बैक्टीरिया लिखा मिल जाए, तो 3 से 5 माइक्रोमीटर लगाइएगा। ये भी डाटा एनसीईआरटी में लिखा है, इसी चैप्टर में इसी जगह है, और ये भी डाटा लिखा हुआ है। तो यहां जो ये डाटा लिखा है उसका कि ये लिखा हुआ है। तो अगर टिपिकल बैक्टीरिया कह दिया तो आप क्या लगा दोगे? ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। अगर आपसे ये लिखा मिल जाए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, तो आप आंसर देखेंगे 10 से 20 10 to 20 माइक्रोमीटर। ये इसका मतलब प्रोकैरियोट है। तो टिपिकल प्रोकैरियोट पूछेगा तो 1 से 2 लगाइएगा, और टिपिकल यूकैरियोट पूछेगा तो 10 से 20। याद रखना आसान है ना। 1 से 2 क्या क्या 0 बढ़ाओगे तो 10 से 20। एक स्पेशल है वायरस। वायरस सेल तो है नहीं उसमें, कितना है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये स्पेशली आप याद रखेंगे। तो अगर बैक्टीरिया कहेगा तो क्या 3 से 5 टिपिकल बैक्टीरिया और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। आरबीसी का सबसे लंबी प्लांट सेल, सबसे लंबी एनिमल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, या स्मॉलेस्ट सेल, या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये सब किसके क्वेश्चन हो गए? साइज के। अब शेप देख लेते हैं। अगर हम शेप की बात करें तो शेप क्या एक जैसा होगा? शेप भी एक जैसा नहीं होगा। क्यों? सबका फंक्शन क्या होगा? अलग अलग। जैसे कौन कौन से शेप एनसीईआरटी में दिए हैं, लिखा नहीं डायग्राम में लिखा, तो हम लोग याद कर लेंगे। जैसे सबसे पहला शेप दिया हुआ है आरबीसी का, क्या होता है? तो कहोगे राउंडेड एंड बाइकॉन्केव। दूसरा दिया है, दिया नहीं तो अब याद रखोगे, डब्ल्यूबीसी। कैसा? तो ये इर्रेगुलर होता है। या फिर अमीबॉयड। अमीबा का कोई शेप होता है? कोई शेप नहीं होता, इसी नाते इसको क्या कहते हैं? अमीबॉयड। फिर तीसरा देखिए, तीसरा दिया है कलमनर सेल। क्या दिया है? टाल एंड लॉन्ग सेल लिखा हुआ होगा। ठीक है। फिर चौथा दिया है नर्व सेल।
लॉन्ग एंड ये लिखा है, ये बहुत आपके काम का शब्द है। जानते हो क्यों? सेल में ब्रांचिंग है। सेल में कहां ब्रांचिंग होनी चाहिए? ऐसी सेल का नाम बताओ जो सेल ही ब्रांच हो। तो ब्रांच सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताओगे? नर्व सेल या न्यूरॉन। फिर 5 नंबर पर दिया है ट्रैकीड, इलांगेटेड सेल। और 6 नंबर पर दिया है राउंडेड एंड ओवल। अभी तक कभी कोई सवाल ऐसे आया नहीं है, इन जनरल पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बार याद कर लेने में कौन सी बुराई है। इसमें ये आपके बहुत काम का सवाल है। क्या? हमें ब्रांच सेल का नाम बताओ, तो आंसर हम लोग क्या देंगे? आंसर देंगे नर्व सेल। अब देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। चलो, साइटोप्लाज्म क्या है? तो पहले से ही पता है क्या है। क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिल इन सेल दैट ऑक्युपाई। पहले से ही पता है। ये नया शब्द मिला। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कहोगे प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म है। बस उसके साथ क्या ले लिया गया? इसी को लिविंग मटेरियल इनसाइड सेल कहते हैं। इसी को लिविंग मटेरियल इनसाइड सेल कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा लिविंग मटेरियल इनसाइड सेल बताओ, तो क्या दोगे? प्रोटोप्लाज्म। इसी नाते प्रोटोप्लाज्म क्या कहा जाता है? इसी नाते प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये भी आया हुआ सवाल। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो कहोगे प्रोटोप्लाज्म के साथ क्या ले लो? तो ये देखो आया हुआ सवाल है। प्लांट सेल में से क्या हटा दो? सेल वॉल। तो जो बचेगा वो क्या होगा? ये आया हुआ सवाल है नीट में। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर। फिर आगे देखते हैं। ये शेप एंड साइज ज्यादा है नहीं क्वेश्चन। लिखा है सेल डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप, और साथ में क्या अंतर है? एक्टिविटी। जैसे माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट सेल कितना है? जबकि बैक्टीरिया, ये देखो एनसीईआरटी में लिखा बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। बैक्टीरिया सिर्फ लिखा होगा तो कितना बताओगे? 3 से 5। अकेली लार्जेस्ट सिंगल सेल सबसे बड़ी कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। हम लोगों में जो आरबीसी है उसका कितना है? 7.0 है। नर्व सेल क्या है? क्या है? लॉन्गेस्ट। हमने ये बॉक्स में इकट्ठा करके सबका लिख दिया है, या आप बॉक्स याद रखेंगे। क्या? सबसे छोटी सेल। तो वैसे सबसे बढ़िया आंसर तो यही है। हाँ, नहीं तो आंसर ये भी खराब नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा तो लगाने पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे लंबी एनिमल में कौन सी? नर्व। सबसे लंबी लेकिन प्लांट में तो फ्लोएम फाइबर या रेमी फाइबर, वही इस पर्टिकुलर प्लांट की है। टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल या, तो आंसर क्या दोगे? 1 से 2 दोगे, नहीं तो 3 से 5 दोगे। लेकिन टिपिकल यूकैरियोटिक। और वायरस कितना दोगे? कितना? 0.02 से 0.2। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। और ये देखो लिखा हुआ है टिपिकल बैक्टीरिया। तो जो चीज एनसीईआरटी में लिखी वो याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन छुपके से निकाल लेता है। तो टिपिकल बैक्टीरिया कहेगा तो क्या बताओगे? और पीपीएलओ कितना दिया है? 0.1 ही तो दिया है, 0.1। और वायरस के कितना दिया है? ये सब यहीं से। और ये देखो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कितना दिया है? 10 से 20। अब इधर आ जाओ, आरबीसी कैसी है? डब्ल्यूबीसी कैसी है? लॉन्ग एंड नैरो या लॉन्ग एंड टाल भी कह सकते हो, ठीक है। कौन? कलमनर सेल। ये सबसे काम का सवाल है। ये ब्रांच सेल अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी? कौन सी? नर्व सेल। इलांगेटेड सेल कौन सी है? ट्रैकीड। और राउंडेड एंड ओवल कौन सी है? तो आंसर क्या देंगे? मीजोफिल।
ये वही बात यहाँ मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, आप उसको याद कर लेंगे, याद करना आसान होगा। आरबीसी कैसी है, डब्ल्यूबीसी कैसी है, कलमनर, हाँ ये एक स्पेशल लिख दिया, क्यूबाइडल, ये क्यूब लाइक होती है। नर्व सेल कैसी है, ट्रैकिड सेल कैसी है, और मेजोफिल सेल कैसी है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ा जाए, वरना बहुत सारे लोगों को छूट जाएगा। जो पढ़ा है उसको जरा 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे हम बोलेंगे आप साथ में बोल दीजिएगा। चलो बोलते शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल, टिपिकल प्लांट सेल के बारे में अगर पढ़ना तो क्या पढ़ोगे? फोनियन पे, इधर देख देख के देखो, इसको हम हटा ही देते हैं, है ना, इधर दिखाई ना पड़े। चलो सभी बात भी हटा लेंगे। तो टिपिकल प्लांट सेल कौन सी है? ओनियन सेल। और टिपिकल एनिमल सेल कौन सी है? क्या अंतर है? तो बस अंतर यह है कि बाहर बाहर सेल वाल मिले तो प्लांट सेल, और बाहर बाहर सेल मेम्ब्रेन मिले तो एनिमल सेल। प्लांट या एनिमल दोनों में क्या कॉमन है? तो अंदर है डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नाम क्या है? न्यूक्लियस। उसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम। उसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कौन सा? डीएनए। जिसमें न्यूक्लियस हो उनका नाम यूकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस ना हो उनका नाम प्रोकैरियोटिक। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में क्या पाया जाएगा? तो कहोगे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या पाया जाएगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। काम क्या है? मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वही होती हैं केमिकल रिएक्शन जो सेल को कैसे रखती हैं? लिविंग स्टेट। बात क्लियर हो गई। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जब बात कर रहे थे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा क्या पाया जाता है? तो कहोगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं तो यूकैरियोटिक, और नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। चलो ठीक है। क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कुल अंतर ही अंतर होते हैं? नहीं, कुछ कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का पाया जाना और साइटोप्लाज्म का पाया जाना क्या है? कॉमन। ठीक है। अब राइबोसोम के 5 क्वेश्चन थे। राइबोसोम कैसा है? बोल नहीं रहे हो। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्या था? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। किसमें पाया जाता है? सभी सेल में, प्रेजेंट इन ऑल सेल। अब ऑल सेल में कहां 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 पाया जाएगा? एक तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा और 2 ऑर्गेनेल के अंदर मिलेगा। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बस क्लोरोप्लास्ट होगा तो प्लांट सेल। और कहां मिलेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर। ठीक है। क्या राइबोसोम अकेला नॉन मेम्ब्रेनस है? कहोगे नहीं, एक और है। कौन? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। किसमें मिलेगा? एनिमल सेल। क्या काम करेगा? क्या करेगा? सेल डिवीजन। चलिए, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनेल वास्तव में 2 कैटेगरी के हैं। एक है नॉन मेम्ब्रेनस, उसमें 4 नाम लिखे। कौन कौन से? राइबोसोम, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, और ना मिले तब क्रोमोसोम की बात करेंगे। अच्छा, और फिर मेम्ब्रेनस में सिंगल और डबल। सिंगल में कौन सा था? हाँ बताओ बताओ, बोलो भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गाल्जी कॉम्प्लेक्स था, लाइसोसोम था, वैक्यूल था, और माइक्रो बॉडीज, ग्लाइऑक्सिसोम और पैराक्सिसोम। और डबल में 3 नाम थे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इतना तो था। फिर साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, और प्रोटोप्लास्ट क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है?
सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ सेल, खत्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्लांट सेल में से सेल वॉल हटा दो तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर उसका शेप और साइज है, सबके साइज बता दो। पीपीएलओ का 0.1 और माइकोप्लाज्मा का 0.3। सबसे बड़ी सेल का लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं। लार्जेस्ट का मतलब वॉल्यूम, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर है। लार्जेस्ट पूछेगा तो एक ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट पूछेगा तो नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी, टिपिकल बैक्टीरिया, बोल नहीं रहे हो, टिपिकल बैक्टीरिया 0.1, 1 से 2, 1 से 2, और अगर बैक्टीरिया कहेगा तो 3 से 5, और टिपिकल यूकैरियोटिक 10 से 20 माइक्रोमीटर, और वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ब्रांच सेल का नाम, ब्रांच सेल का नाम कौन सा? नर्व सेल, ठीक है बच्चों। आज कंप्लीट हो गया है लेक्चर। कंप्लीट देख लीजिए, यूट्यूब वालों के लिए बोल देते हैं, लेक्चर कंप्लीट देख लीजिए। वीडियो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, और चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय।